कि आज हम अपने कुछ वितरक, कुछ साथियों को जो लगातार दलित दस्तक के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। वो कार्यक्रम के समापन के आसपास होगा। और दूसरी सूचना ये कि जो वेब चैनल है, अपना अपना मोबाइल खोलें, उसमें दलित दस्तक यूट्यूब पे जाएं, दलित दस्तक को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों को भी बोलें कि वो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी बात, आपकी ही बात आप तक और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। एक हफ्ते में 4,450 सब्सक्राइबर्स हुए हैं अभी तक। और आज हमें ये देखना है अभी हॉल में उपस्थित लोगों में से कि ये सब्सक्रिप्शन कितना बढ़ता है। हाँ। तो आप सभी से अपील है कि आप अपने परिवार वालों ने पहले ही से सब्सक्राइब कर रखा है, और जो लोग बाकी रह गए हैं वो अभी कर लें, अभी कर ही लें। तो दलित दस्तक के एक बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा फिर आपको सुनाएंगे कि मैगजीन शुरू हो चुकी थी, लेकिन हर महीने पैसों का इंतजाम करना मुश्किल दिख रहा था। अशोक परेशान थे, क्योंकि उनके पास काम करने का जज्बा तो था, सोच तो थी, लेकिन पैसे नहीं थे। सितंबर महीने में जेएनयू में विवेक सर के दफ्तर में एक बैठक हुई। इस बैठक में कई लोग मौजूद थे जो मैगजीन के निकलते रहने को लेकर गंभीर थे। आनंद श्री कृष्णा, देवमणि भारतीय, बीबी सिंह, ओमवीर सिंह, हुकुम सिंह और शांति स्वरूप बौद्ध, विवेक कुमार और अशोक दास इस बैठक में मौजूद थे। सबका मानना था कि काम हो रहा है और पैसे की वजह से मैगजीन रुकनी नहीं चाहिए। और इस तरह दलित दस्तक एक समूह में परिवर्तित हो गया और एक बार फिर पत्रिका छपने लगी। 6 महीने बाद इसमें रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता जेसी आदर्श के साथ आरके देव और ललित विक्रम जैसे कर्मठ और मिशनरी लोग जुड़े। दिल्ली के बाहर देहरादून से ओएनजीसी में काम करने वाले हरिदास जी और अनिल जी, तो पटना से वीरेंद्र कुमार, यूपी जौनपुर से राकेश पटेल, लखनऊ से ओम प्रकाश राजभर, तो नासिक से चंद्रशेखर नागदिवे, पटियाला से नवीला चौंदवाल जैसे अंबेडकरवादी जुड़े। एक किस्सा दलित दस्तक के ऑफिस से जुड़ा है। तकरीबन 2.5 सालों तक दलित दस्तक घर से ही चली। पत्रिका से जुड़े कोर ग्रुप की बैठक में यह तय किया गया कि ऑफिस खोला जाए। प्रतिक्रिया मिली जुली थी, लेकिन आखिरकार तय हुआ कि अब दफ्तर खोल ही लेना चाहिए। जेसी आदर्श और देव सर ने मिलकर 1 साल तक किराया देने की बात कही, तो फर्नीचर देवमणि भारतीय ने मुहैया कराया। इस तरह दलित दस्तक का ऑफिस शुरू हो गया और एक संगठित प्रयास के जरिए दलित दस्तक आगे बढ़ने लगी। अभी हाल ही में दलित दस्तक के दफ्तर के लिए विवेक कुमार सर ने एसी मुहैया कराया है। दलित दस्तक पत्रिका इन सभी लोगों की शुक्रगुजार है। पूरा कार्यक्रम आप जैसे देख रहे होंगे, कुछ एक 1 2 3 4 5 ऐसे जो एक विधान होता है वैसे नहीं चल रहा है। बीच में एक वक्ता आते हैं, फिर एक पोर्टल लॉन्च की तरफ चले जाते हैं, बीच में एक गाना होता है। तो हम वैसे ही चल रहे हैं और जानबूझकर वैसे ही चल रहे हैं। ये एक बिखराव नहीं है, एक तरीका है। बहुत पहले किसी ने कहा था कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। अब वक्त आ गया है अपने अगले वक्ता को बुलाने का। मीडिया की दुनिया में ये एक बड़ा नाम है। जो लोग अखबारों को ध्यान से पढ़ते रहे हैं उन्हें यह नाम याद होगा। तो इस सभागार में मौजूद युवा जिन्हें हिंदुस्तान नाम के अखबार को पढ़ने का शौक होगा, वह उन्हें पढ़ते हुए जवान हुए होंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों में देश भर में एक अलग पहचान रखने वाले ये शख्स देश के वरिष्ठ पत्रकारों की सूची में शामिल हैं। कश्मीर को लेकर इनकी किताबों ने तमाम लोगों को एक नए कश्मीर को जानने का मौका दिया।
आज के कार्यक्रम में बतौर अतिथि उनकी उपयोगिता इसलिए भी है क्योंकि लगातार 7 सालों तक उन्होंने राज्यसभा टीवी पर मीडिया पर केंद्रित कार्यक्रम मीडिया मंथन को प्रस्तुत किया। इन्होंने बतौर मैनेजिंग एडिटर राज्यसभा टीवी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया में इन दिनों हर मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। पत्रकारिता की दुनिया में इनका नाम आदर से लिया जाता है। हम आमंत्रित करते हैं लेखक, कॉलमिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी को। उर्मिलेश जी। इस सभा के अध्यक्ष विवेक कुमार जी, आनंद श्री कृष्ण जी, शांति स्वरूप बौद्ध जी, अशोक जी और सभागार में मौजूद तमाम दोस्तों, सच पूछिए तो इस कार्यक्रम के आयोजकों ने मुझे गौरव और सम्मान प्रदान किया है यहाँ बुलाकर, आप लोगों के बीच आकर। मैं आज अपने को सम्मानित भी महसूस कर रहा हूँ और रोमांचित भी। रोमांचित इसलिए कि बहुत बड़े बड़े राजनेताओं, बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाओं को एक पत्रकार के रूप में कवर करने के बावजूद एक ज़माना था जब मैं वाकई रोमांचित होता था, लेकिन इधर रोमांच ख़त्म हो रहा था। लेकिन इस सभा में आकर मुझे लगा कि एक वैचारिक स्पंदन, एक विचारधारात्मक तेजस्विता लोगों की बातों में ही नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद लोगों की भावनाओं में है, उनकी संवेदनाओं में भी है। इसलिए मैं सचमुच, जब वो दोनों बच्चे गा रहे थे दलित दस्तक का गाना, विवेक कुमार का लिखा हुआ, मैं अंदर से रोमांचित हो रहा था कि सचमुच ये जो लगता है कि समाज में गतिरोध आ गया है, कहीं ठहराव आ गया है, आतताइयों की शक्तियों के आगे लगता है कि सब कुछ परास्त हो गया है, सब कुछ पस्त हो गया है, उसमें ऐसा लगता है कि ये जो चिंगारियाँ उठती हैं वे हमें एक नई रोशनी देती हैं, एक नई स्पंदन देती हैं, नई स्फूर्ति देती हैं, नई प्रेरणा देती हैं। तो मित्रों, इन शब्दों के साथ सबसे पहले मैं दलित दस्तक की इस 5वीं सालगिरह पर उनके नए वेब चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं, क्योंकि दलित दस्तक एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं महसूस करता हूं कि बहुत बड़ा काम कर रही है ये पत्रिका, और वेब जो इसका पोर्टल है वो इससे भी बड़ा काम करेगा। और मैं भी आज सचमुच इस हॉल में कल्पना कर रहा हूं आप सबके साथ कि भारत के मीडिया में एक सशक्त बहुजन मीडिया के रूप में यह एक बीजारोपण है। और ये तमाम जो कॉमर्शियल बाजार में बड़े हाउसेज हैं, जिनका बड़ा हिस्सा आज हर शाम भजन मंडली में तब्दील हो जाता है, कीर्तन मंडली में तब्दील हो जाता है, ये भजन मंडली छाप चैनलों की दुनिया में एक नया हस्तक्षेप ये करेगा ये चैनल, और इस देश के 85% लोगों को उनकी बुलंद आवाज़ को गुंजरित करेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। देखिए, आनंद श्री कृष्ण जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने भारतीय मीडिया के परिदृश्य पर कुछ बातें कही थीं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई, आप जानते हैं, यही मेरा प्रोफेशन है। सचमुच जब मैं इस प्रोफेशन में आया तभी मुझे महसूस होता था कि आखिर हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है बहुजन की, जिसे हम कहते हैं, लेकिन हमारे देश के सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रोफेशनल इलाकों में, सिविल सर्विसेज में भी एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस होने के कारण एक अच्छी खासी आबादी वहाँ गई है, हालांकि वो भी अभी नाकाफ़ी है। लेकिन ये मीडिया क्या ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई दलित आदिवासी दिखता नहीं, यहाँ तक कि पिछड़े भी नहीं दिखते।
तो मैं एक बार इस बारे में एक बड़े जर्नलिस्ट, एक बड़े एडिटर से पूछने लगा कि भाई आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं, आप लोग इतने बड़े संपादक हैं, कि हमारे देश में आखिर वजह क्या है कि IAS हो जाते हैं दलित परिवार के बच्चे, ट्राइबल घरों के बच्चे, OBC के बच्चे, प्रोफेसर्स भी हो रहे हैं थोड़े बहुत अब, लेकिन ये मीडिया में क्यों नहीं वो दिखते, आखिर वजह क्या है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। और सच पूछिए तो उनियाल साहब का उन्होंने जिक्र किया, पायनियर में उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट लिखी थी। मैं उनको अभिवादन करता हूं आप लोगों के सामने कि उन्होंने कम से कम एक सवाल उठाया। लेकिन जब इस देश में रॉबिन जेफरी आए, रॉबिन जेफरी भारतीय नहीं थे, चूँकि हमारे देश के मीडिया में अपर कास्ट हिंदू डोमिनेशन है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मान लीजिए 15-16% आबादी अगर भारत के हिंदू अपर कास्ट की होगी तो भारत के मीडिया में जो सर्वे हुआ था CSDS का, चूँकि उस सर्वे के पीछे की कहानी मैं जानता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था, लेकिन यकीन मानिए कि 86% से भी ज़्यादा परसेंटेज, 86 से भी ज़्यादा परसेंटेज भारत के मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में अपर कास्ट हिंदू का है, जबकि 16% के आसपास उनकी टोटल आबादी है। तो मैं तो मानता हूँ कि करीब करीब 90% है। और दलित आदिवासी क्षेत्र समुदाय के जो पत्रकार हैं वो उस वक्त भी नगण्य थे, अब भी नगण्य हैं। ये बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि भारत के पत्रकारों ने, भारत के बड़े संपादकों ने उस शिद्दत के साथ, उस खोज परखता के साथ क्यों नहीं रखा जिस तरह रॉबिन जेफरी ने, एक ऐसा व्यक्ति जो कनाडा जिसका मुल्क है, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, जो अब सिंगापुर में हैं, वो आते हैं और भारत में हर जगह खोजते हैं कि भाई आखिर यहाँ के समाज को समझने के लिए, यहाँ के डाउन ट्रॉडन्स को समझने के लिए, उनकी मुश्किलों को समझने के लिए, जैसा उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार के बारे में कहा, वो बिल्कुल रॉबिन जेफरी ने उनका भी जिक्र किया है अपनी किताब में, इंडियाज न्यूज़ पेपर रिवोल्यूशन। उस पत्रकार का भी, वाशिंगटन पोस्ट वाले पत्रकार का भी जिक्र किया है। तो जो रॉबिन जेफरी ने 10 वर्षों तक काम किया इस देश में और पूरे देश को उन्होंने घूमा, और दिलचस्प बात यह है कि रॉबिन जेफरी ज़्यादातर दलित, आदिवासी या इवन OBC समाज के लोगों से उनकी मुलाकातें कम हुई हैं। उस किताब को पढ़ते हुए मुझे बार बार जब रेफरेंस उसका देखता हूं तो उसमें उनकी मुलाकातें कम हुई हैं। मध्य वर्ग के लोगों की, अपर कास्ट हिंदू परिवारों के ही इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट, एडिटर, सबसे मुलाकातें ज़्यादा हैं। इसके बावजूद वो लगातार उनकी तलाश थी कि पूरे भारत में मैं देखूं कि आखिर कितने लोग मीडिया में हैं जो उन वर्गों से हैं जिन वर्गों की आबादी भारत में 85% के आसपास कही जाती है, 85-86%। तो उन्होंने पूरे देश को घूमने के बाद पाया कि तमिलनाडु में एक रविंद्र दास नाम के पत्रकार थे जो दलित समुदाय से आए थे, और उनको सिर्फ उस वक्त वही एक ऐसे पत्रकार मिले जो काम कर रहे थे, और वो भी भारत के मुख्य धारा के मीडिया में नहीं। वो किसी बड़े अखबार में नहीं थे, किसी बड़े रेडियो में नहीं थे, किसी बड़े चैनल तो उस समय था नहीं, सिर्फ दूरदर्शन था। ये सिर्फ रविंद्र दास नाम के एक सज्जन मिले जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक अखबार में नौकरी करते थे, और वो इतने लड़ाकू थे कि कुछ ही दिनों के बाद श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के वो अध्यक्ष बने। चूंकि उन्होंने शादी एक ब्राह्मण महिला से की थी, पहली बार खुलासा हुआ कि रविंद्र दास तो दलित हैं। इसके पहले किसी को मालूम भी नहीं था अध्यक्ष चुने जाते समय कि वो दलित हैं। तो भारत में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का ये हाल रहा है। ये हाल रहा है कि एक्रेडिटेशन जो होता है भारत के मीडिया की, जिसकी चर्चा वो कर रहे थे, उसमें आज भी एक्रेडिटेड पत्रकारों की संख्या में नॉर्थ इंडिया से अगर आप देखिए तो आप बिल्कुल उसमें नगण्य, या मैं तो कहता हूं कि शून्य तो मैं नहीं कह सकता, हो सकता है हाल के दिनों में एक आध दो बढ़े हों, लेकिन जो भी रिप्रेजेंटेशन है साउथ इंडिया में, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से यदा कदा आपको दिखाई देता है, वो भी OBC और दलित आदिवासी में तो बिल्कुल नहीं है, दलित में एक आध इधर आए हों तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतने बड़े मुल्क में एक भी संपादक नहीं है। मीडिया में जो निर्णयकारी पद हैं, निर्णय लिए जाने वाले पद, जो 10-15 जो निर्णयकारी पद हैं, उसमें एक भी दलित आज भी नहीं है, एक भी आदिवासी आज भी नहीं है, और यहां तक कि OBC का भी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल लगभग वो भी नगण्य है। तो ये तो भारत के मीडिया का हाल है। तो वे क्षेत्र जहां एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, जहां किसी भी तरह का आरक्षण नहीं है, वहां भारत के अपर कास्ट ने
इस तरह का न्याय आपके सामने पेश किया है। ऐसे देश में, ऐसे समाज में मैं समझता हूँ कि दलित दस्तक का अभ्युदय, उसका उदय एक बहुत बड़ी परिघटना है। देखिए, और ये केवल आज की बात नहीं है। अपने देश में भीमराव अंबेडकर साहब जब काम कर रहे थे, उनकी राजनीति, उनके दर्शन, उनकी विचारधारा पर बहुत सारे सवाल उस वक्त भी उठाए जा रहे थे और उनको एप्रिसिएट करने वाले, उनको पसंद करने वालों की तादाद भी उसी तरह बढ़ रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त मैं एक बार अंबेडकर के समय के भारतीय मीडिया को देखने लगा, रिसर्च करने लगा, खोजने लगा। एक मुझे कार्यक्रम करना था राज्यसभा टीवी पर, तो मैं ये खोज रहा था कि अंबेडकर के दौर का मीडिया अंबेडकर को कैसे कवर कर रहा था, अंबेडकर साहब को कैसे वो देख रहा था, या उनके फैसलों को, उनकी बातों को, उनकी किताबों को किस प्रकार ले रहा था। आप ताजुब करेंगे कि इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया अंबेडकर के जीवन काल में अंबेडकर को लगभग बायकॉट किए हुए था। और यही कारण है कि अंबेडकर साहब को मूक नायक से लेकर के और कई, उनको 4-5 पत्रिकाएं उन्होंने समय समय पर निकाली, और भले ही उनका सर्कुलेशन कम रहा हो या आर्थिक स्थिति भी कमजोर रही हो, लेकिन उनको लंबे समय तक बीच बीच में कई पत्रिकाओं का संपादन करना पड़ा, संचालन करना पड़ा और उसके लिए आर्थिक प्रबंधन करना पड़ा। तो ये हाल तो हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी था। और देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात मुझे अंबेडकर साहब के बारे में मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में कभी आया हो या ना आया हो, लेकिन कई बार सामाजिक वैचारिक आंदोलन ही मूल्यों को, विचारधाराओं को जीवित करते हैं। इसका एक उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण इसके मुझे भारत की राजनीति में, भारत के समाज में, भारत के बौद्धिक जीवन में अंबेडकर नजर आते हैं। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उन दिनों की बात है 74 के बाद, तो हम लोग 76 में गए थे, 76, 77, 78 के दौर में। तो इलाहाबाद के जो लोग होंगे जानते होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक रोड है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी रोड, विश्वविद्यालय मार्ग। विश्वविद्यालय मार्ग पर जब हम लोग जाते थे तो उन दिनों दुनिया के तमाम विद्वानों, तमाम स्कॉलर्स की किताबें यूनिवर्सिटी रोड पर दिखती थीं। मार्क्स से लेकर के मनुस्मृति तक, लेनिन से लेकर के गोर्की तक, एरिस्टोटल से लेकर के वाल्जाक तक, टॉल्स्टॉय से लेकर के चेखव तक। लेकिन अंबेडकर की किताबें उस दौर में नहीं मिला करती थी, कम से कम हिंदी क्षेत्र में। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहता हूं। एनहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की जो किताब, जो आज पूरे देश में इतनी पॉपुलर है, इतनी लोकप्रिय है, वह भी मैंने अपने यूनिवर्सिटी के जीवन में इलाहाबाद के किसी दुकान पर मैंने नहीं देखी, क्योंकि अगर देखी होती तो हमने ज़रूर खरीदी होती। अंबेडकर की किताबें बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड पर किताब की दुकानों पर कहीं दिखती नहीं थी। तो मैं अब फील करता हूं कई बार कि अंबेडकर साहब जब उनका निधन हुआ और जब वो जीवित थे तब भी उनको मारने की कोशिश की गई, और जब वो उनका निधन हो गया तो उनको लगता था कि भारत के इतिहास के नींव में दफना दिया गया, कि अंबेडकर का नाम, अंबेडकर के विचार कभी दिखाई ना पड़े, कभी जीवित ना हो। लेकिन कैसे जीवित हो गए अंबेडकर, और दूसरों से ज्यादा ताकत के साथ जीवित हो गए। आउटलुक जैसी बाजार की पत्रिका को भी, जो एक बड़े पूंजीपति घराने से निकलती है, जब उसने भी सर्वे कराया तो पाया कि अंबेडकर देश के सबसे बड़े दार्शनिक विचारक के रूप में सबसे अधिक पॉपुलर हैं। वो कैसे हो गए, वो किस तरह हुए? तो मैं एक स्टूडेंट के तौर पे भारतीय इतिहास के, भारतीय राजनीति के एक इतिहासकार, एक छात्र के रूप में जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सिटी रोड पर मुझे अंबेडकर की किताबें नहीं मिला करती थीं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में मिला करती थीं, क्योंकि वहां आंदोलन था, वहां विचार के लोग थे। लेकिन कांशी राम नाम का आदमी अगर इस धरती पर नहीं आया होता, अगर कांशी राम का आंदोलन, जिसे बहुजन समाज आंदोलन कहते हैं, अगर उसने नॉर्थ इंडिया में उसने जन्म न लिया होता तो यकीन मानिए अंबेडकर को मार डाला गया था। अंबेडकर के विचारों को खत्म करने की पूरी साजिश की गई थी। ये
कांशीराम का आंदोलन था नॉर्थ इंडिया में, मैं कम से कम नॉर्थ इंडियन हूं, मैं जानता हूं कि अगर कांशीराम का आंदोलन नहीं आता तो अंबेडकर नहीं आते। अंबेडकर को जीवित कर दिया कांशीराम के आंदोलन ने, इसमें मुझे कम से कम कोई कुछ भी कहे मैं इसको मानता हूं। देखिए उस वक्त भी कवरेज जो था, मैं कह रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कवरेज इंडियन प्रेस में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल नदारद था। वही हाल आपने बाद के दिनों में देखा। जितने दलित समाज के, बहुजन समाज के, ट्राइबल्स के बड़े आंदोलन हुए वो भारतीय मीडिया से नदारद थे। और अगर आप देखिए कि क्या वजह है कि रॉबिन जेफरी से आने से पहले भारत में, ये सवाल भारत के इंटेलेक्चुअल्स ने, यहां तक कि यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर जो बड़े इस्टेब्लिशमेंट थे, उन्होंने भी कभी इस पर रिसर्च नहीं किया, इस पर कोई बड़ा काम नहीं किया। बाद के दिनों में जब बहुजन समाज से लड़के आने लगे, पढ़ाई लिखाई करने लगे, तब उन्होंने ये सर्वे करना शुरू किया। और ये मसला तब बना कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आखिर भारत के दलित और बहुजन का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है। देखिए अमेरिकन समाज में अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन समाज में एक दौर था जब वहाँ के जो ब्लैक्स थे, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ थी, उनका परसेंटेज बहुत कम था, बल्कि नगण्य था। 1827 में पहला जो अमेरिका में अखबार निकला था ब्लैक्स का, वो फ्रीडम्स जर्नल के रूप में। फिर नॉर्थ स्टार आया, अटलांटा डेली वर्ल्ड आया, ब्लैक न्यूज़ आई, बाल्टीमोर टाइम्स आया, शिकागो क्रूसेडर आया, न्यूयॉर्क बेकन आया। हमारे यहाँ भारत में हिंदी का पहला अखबार कलकत्ता से निकला 1826 में। उसका नाम था उदंत मार्तंड, राइजिंग सन, अगर उसका ट्रांसलेशन हम करें। उसके एडिटर थे जुगल किशोर शुक्ला। मैं दुनिया में जितने महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों में एक पत्रकार के रूप में गया हूं। कुछ एक मुल्क गया हूं, ज्यादा नहीं, लेकिन महाद्वीप मैंने सब कवर किए हैं। यकीनन मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मैंने पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं पाया जहां इतनी गंदगी, मन की इतनी गंदगी, दिमाग की इतनी गंदगी है कि अपने परिवार, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने समाज में पैदा हुए इतनी विशाल आबादी को आप इस लायक नहीं समझते कि वो कुछ करे। आप ट्रेन में चलते हुए किसी को मार डालते हो अचानक, क्योंकि वो आपका लगता है कि आपसे अलग है, आपका विरोधी है। आखिर एक बड़ा प्रश्न है जो भारतीय मीडिया ने क्यों नहीं उठाता अपनी शाम की बहसों को, कि इस देश में इतनी दलित इंपावरमेंट के बावजूद, आप कहते हो ना कि दलित इंपावरमेंट बहुत हुआ है, बहुत आईएएस हो गए हैं, आज भी भारत में बलात्कार जब होता है तो बलात्कार में सर्वाधिक 15% की आसपास बढ़ोतरी बलात्कार में केवल दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की आज भी इस देश में है। और ये रिकॉर्ड मैं गृह मंत्रालय का पेश कर रहा हूं, ये क्यों नहीं बहस का विषय बनता है आपके टेलीविजन चैनलों पर? हर शाम एक ही तरह की बहस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बड़ी लड़ाई की तरफ जाना है, और दलित दस्तक इस लड़ाई की एक बहुत कामयाब, बहुत ही शानदार शुरुआत है, और इस दलित दस्तक की जो धारा है, इस धारा को बहुत आगे जाना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, मैं जानता हूं आपका समय बहुत कीमती है, वो ये कि हमें यह जरूर सोचना है, और वो दिखाई भी दे रहा है कि इस वक्त बहुत सारे लोग समझते हैं कि राजनीति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मीडिया नहीं। राजनीति का अपना स्थान है, मीडिया का अपना है। इन दिनों देश में नेता से लेकर के और तमाम तरह की जो विमर्श हैं वो सब मीडिया द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास कारपोरेट का बहुत पैसा है, आप जानते हैं वो मीडिया के लिए अलग बजट रख रही हैं। अभी हाल में मैंने एक सरकारी आंकड़ा देखा जो आरटीआई के थ्रू बाहर आया था कि 1100 करोड़ रुपए का विज्ञापन सिर्फ एक साल में शायद खर्च हुआ है या 3 साल में खर्च हुआ है। मैं, आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे जी, एक साल में जी। तो ये हाल है। और जब मीडिया के जरिए पूरी राजनीति तय की जा रही है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सा एजेंडा जरूरी है कौन गैर जरूरी है, इस देश में शिक्षा का जो मसला है, इस देश में सेहत का जो मसला है, स्वास्थ्य जिसे कहते हैं, ये मसला ही नहीं बन पाया है इस देश में।
आप बजट में कितना खर्च कर रहे हैं। एक जमाना था जब गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, ट्राइबल का बच्चा, ओबीसी का बच्चा गांव में थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर सरकारी स्कूलों से आगे बढ़ता था और फिर वो आता था शहर में, जद्दोजहद करता था, बड़ी मुश्किलों के बाद वो फिर पढ़ाई में आगे बढ़ता था। आज की स्थिति यह है कि गरीब जो दलित आदिवासी हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज के लोग, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे IIT और MBA के इंस्टीट्यूट या JNU या DU ये जो कैंपस हैं इनके देखने का सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि पढ़ाई गांव में खत्म कर दी गई है। सारे के सारे प्राइमरी स्कूल जो हैं, सारे के सारे जो छोटे स्कूल्स हैं वो ख़त्म कर दिए हैं और गांव और कस्बों में भी एक टाई लटका करके छोटे छोटे बच्चों को वहां पर टाई लटका करके और पब्लिक स्कूलों की पूरी जमात पैदा कर दी गई है। अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा उत्तर प्रदेश का मैं देख रहा था शिक्षा का, मैं जानबूझकर शिक्षा पर बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि ये बोरिंग विषय क्यों उठा लिया, लेकिन मैं जानबूझकर बोल रहा हूं। 52% उत्तर प्रदेश के 52% जो स्कूली बच्चे हैं वो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। पब्लिक स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल। हमारे देश में उल्टी भाषा बोली जाती है। हमारे देश में प्राइवेट स्कूलों को पब्लिक स्कूल कहा जाता है। और मैं जब एक बार बर्मिंघम गया इंग्लैंड में, तो वहां क्या देखा कि एक स्कूल था, वो पब्लिक स्कूल था यानी सरकारी स्कूल। उसमें बर्मिंघम के एक लीडर जो उन दिनों कैबिनेट में थे सरकार के, वो और उनके ड्राइवर का बेटा दोनों एक स्कूल में पढ़ रहे थे। ये इंग्लैंड की बात है जिसके हम इतने साल गुलाम रहे। लेकिन हमारे यहां जो बहुजन समाज के बच्चे हैं या जो इवन अपर कास्ट के गरीब तबके के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई खत्म कर दी गई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 52% बच्चे सरकारी स्कूलों में न पढ़कर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और वो किस तरह से पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, आप देखिए भविष्य क्या होगा उनका। सेहत का मसला, 4% भी आप बजट का खर्च नहीं कर रहे हैं सेहत पर, 4% भी नहीं। लेकिन भारत के मीडिया के लिए विषय नहीं है। भारत के लिए मीडिया का विषय क्या है कि GDP में ग्रोथ हो रही है। भारत के मीडिया के लिए क्या है, नोटबंदी से बहुत फायदा हो गया है। भारत के मीडिया के लिए क्या है कि भाई वो आज जा रहे हैं वहां तो ट्रंप साहब ने क्या शानदार दावत का प्रबंध किया है। आई मीन कमाल की बातें भारत की मीडिया में चल रही हैं। हाँ, ये अब ये विषय आपके लिए नहीं है। आप भारत में आप कह रहे हैं कि भारत दुनिया के सुपर पावर्स में कंपीट कर रहा है। अरे भाई, आप किस में कर रहे हैं? दुनिया में जितने इंडेक्स हैं सब में भारत फिसड्डी में जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए भारत की स्थिति इस वक्त जो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में दुनिया के 180 मुल्कों में हम 136वें स्थान पर हैं। असमानता के मामले में, अनइक्वालिटी, असमानता के मामले में भारत का दर्जा इस समय 180 मुल्कों में 135वें नंबर पर है। HDI में, HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, 130वें या 32वें स्थान पर हैं। आप देख लीजिएगा, गूगल पर मिल जाएगा। 180 मुल्कों में, 180 मुल्कों में, और आप कह रहे हैं कि सुपर पावर का आप क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये झूठ जो 15% लोगों की आबादी में से निकले लोगों का है, जो राजनेता हैं, जो विचारक हैं विद इन द कोर्ट, जो प्रेस में हैं, जो डोमिनेंट तबके प्रेस के हैं, उनका पूरा का पूरा विमर्श यही है कि झूठ को सच बनाया जाए और सच को झूठ बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि दलित दस्तक जैसे जो मंच हैं, वो सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने के लिए कदम ताल करें और जनता उनका साथ देगी। मैं समझता हूं कि इन शब्दों के साथ मैं प्रेमचंद को कोट करूंगा। प्रेमचंद ने एक बार कहा था कि विचार या पत्रकारिता या इस तरह की चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया था कि वो राजनीति के आगे आगे चलने वाली मशाल है। इन दिनों भारत की राजनीति में एक स्थगन दिखाई दे रहा है, एक गतिरोध दिखाई दे रहा है, एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो बदलाववादी राजनीति है, बहुजन समाज की जो एक आकांक्षा, सपनों को हकीकत में तब्दील करने वाली राजनीति है, कहीं ना कहीं उसमें गतिरोध आ गया है। मुझे ऐसा लगता है।
मैं नहीं जानता कि आप लोगों को लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि विचार के स्तर पर जो आप कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए लोग, आपकी पत्रिका, आपका चैनल, हो सकता है कि राजनीति में पैदा हुए गतिरोध को न केवल तोड़ दें, बल्कि एक अजीब तरह की रोशन कर दें रास्ते को, जिससे राजनीति फिर पटरी पर आ जाए और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाए। इसलिए मुझे यहां बैठे एक एक व्यक्ति में संभावनाओं का अपार द्वार दिखाई दे रहा है। आप यहां पर किसी बड़े राजनेता के लिए नहीं आए हैं, आप यहां कोई बहुत बड़ी बात के लिए नहीं आए हैं, कोई बहुत बड़ी गोलबंदी नहीं है यहां। हाँ, एक मैगजीन के लिए आए हैं। ये कमाल की बात है, ये इतिहास में दर्ज करने वाली बात है कि यहां मौलंकर हॉल जैसे बड़े हॉल में, जहां बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हॉल को भरने के लिए परेशान रहते हैं, वहां दलित दस्तक नाम की एक मैगजीन के लिए, उसके नए पोर्टल के लिए, उसके नए न्यूज पोर्टल के लिए आप यहां आए हैं। मुझे लगता है कि आपके सपने बहुत सुंदर सपने हैं, बहुत बड़े सपने हैं। इन सपनों की सौगंध आप इसको आगे बढ़ाइए, जरूर कामयाबी मिलेगी। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया उर्मिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जब सच में टेलीविज़न आप देखते हैं तो आप कोई भी चैनल बदल लीजिए, हर जगह एक ही तरह का न्यूज़, एक ही तरह की बात चल रही होती है। हमें उम्मीद है दलित दस्तक उस एक रंग से अपने को बाहर रखेगा और दुनिया में और तमाम जो रंग हैं, जो छोड़ दिए गए हैं, जो हाशिए पे हैं, उन रंगों को आप सबके समक्ष लेकर आएगा। पिछले दिनों एक कविता सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। ये दलित दस्तक में प्रकाशित भी हुई थी। ये कविता थी, भीमराव का दलित नहीं, यह गांधी जी का हरिजन है। दर्शकों से पूछना है, कितने लोगों ने सुनी है ये कविता? वाह। तो अब जरा संभल कर बैठ जाइए। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो जब कविता पाठ के लिए खड़े होते हैं तो समय जैसे ठहर सा जाता है। हम बुलाना चाहेंगे सूरजपाल चौहान जी को। दलित दस्तक इस बात के लिए उनका आभारी है कि जब हमने सूरजपाल सर से इस कार्यक्रम में कविता पाठ के लिए आग्रह किया तो उन्होंने इसे स्वीकार किया। जोरदार तालियों से स्वागत करिए सूरजपाल चौहान जी का। अब मैं दो बातें जोड़ दूँ यहाँ पे। सूरजपाल चौहान जी अभी दांत का ऑपरेशन करवा के आ रहे हैं, और चूँकि इस कार्यक्रम में इनको आना था तो इनकी स्थिति नहीं थी आने की, फिर भी ये आए। और दूसरा, आनंद सर का बहुत धन्यवाद, जो लगातार बीमार चल रहे थे, लेकिन जब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आज रहना है क्योंकि उनके बिना चीज़ें अधूरी रहती, तो वो भी तमाम बीमारी के बावजूद, तमाम दिक्कतों के बावजूद आज यहाँ मौजूद हैं। सूरजपाल चौहान जी। आप सभी को सादर भें। जय भारत। बड़ी असमंजस की स्थिति में हूं कि अपनी बात कहाँ से शुरू करूं। बहुत अच्छा लग रहा है आप जैसे श्रोताओं को पा करके, और अभी ऑपरेशन करा के सीधा मैक्स से आ रहा हूं मैंने कहा कार्यक्रम में पहुंचूंगा जरूर, जहां कविता की बात हो, अपने दलित समाज की बात हो। कविता पढ़ने से पहले कुछ लोग अपने जैसे मन के उद्गार भाषण से प्रेषित करते हैं। बात वही है, मैं कविता से करता हूं। लेकिन कुछ एक बात जो अभी चला है, सहारनपुर सबीरपुर वाला,
उसमें मैं रस्ते में सोचता आ रहा था बोलूं ना बोलूं, लेकिन अपने ही समाज के लोगों के साथ बात न की जाए तो ये भी अच्छा नहीं है। बाबा साहब ने हम सबको एकता के सूत्र में बांधा, जीवन भर संघर्ष करते रहे, हमें उन्होंने एक शेड्यूल में बांधा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। बहुत दिनों से परेशान हूँ। लड़ाई लड़नी अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे हम लोग बहाव में बह जाते हैं। हमारे आंदोलन दिग्भ्रमित हो रहे हैं। कल को धोबी लिखेगा द ग्रेट धोबी, कल को पासी लिखेगा द ग्रेट पासी, भंगी भी लिखेगा द ग्रेट भंगी। ये सब क्या है? द ग्रेट चमार। बाबा साहब ने तो हमें इस चीजों से दूर रहने की बात कही है, शिक्षित किया है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 403 में से 19 सीटें आई हैं। हमें अपने गरिबान में भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें दूसरों की बुराई, हम ब्राह्मणवाद को कोसते रहेंगे कविताओं के माध्यम से या अपने भाषणों में। हम क्या कर रहे हैं? कभी गंभीर होकर सोचा है? मैं सोच रहा था मैं इस बात को कहूं ना कहूं, कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये मेरी बात, हम कहीं बाबा साहब के बताए हुए मार्ग से दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। ये क्या है? सब पढ़े लिखे लोग मेरी समझ से तो बाहर है। ये मेरे अपने विचार है, आप सोचिए इसके बारे में। क्या बाबा साहब ने हमें यही सिखाया था कि नकली बौद्धों की भी सुन लो, कथनी करनी में अंतर, बात कर रही है बौद्ध धर्म की, घर में पड़े वेद मंत्र। बाबा की तस्वीर लगाते इनकी मैया मरती है, यह दलितों की बस्ती है। बोतल महंगी तो क्या है, देसी थैली सस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। तू चूड़ा और मैं चमारूं, यह खटीक और वो कोली। यही द ग्रेट चमार वाली बात आ गई कि तू चूड़ा और मैं चमारूं, यह खटीक और वह कोली। एक तो कभी हम बन ना पाए, बन गई जगह जगह टोली। पुरखों को जिसने मारा उसी की कैसेट बस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। कि ब्रह्मा विष्णु इनके घर में कदम कदम पर जय श्री राम, रथ जगा शेरा वाली का, करते सत्य कथा सत्यनारायण। आप देखिए कि हिंदू धर्म अगर आज जिंदा है ना, वो हमारी वजह से है। अगर आज हम इसको ढूंढना छोड़ दें तो ये एक दिन में नष्ट हो जाएगा। लेकिन यात्राओं पे जाने वाले सबसे ज्यादा दलित हैं। पैसा जेब में नहीं होता तो कर्जा लेके जाते हैं कि हर महीने वृंदावन दौड़े माता वैष्णो 6-6 बार, गुड़गांव की जात लगा तो सोमनाथ को अब तैयार। बेटी इसकी 4 साल से 10वीं में ही पढ़ती है, यह दलितों की बस्ती है। बहुत बुरा हाल है समाज का। हम पढ़े लिखे लोग भी दिग्भ्रमित हैं। क्या हो रहा है? ये सब कविता पढ़ते हैं, तालियां बजाते हैं, सुन के चले जाते हैं और तालियों से स्वागत कर देते हैं। लेकिन वो क्या रहा है? फिर एक बात याद आ गई, फिर लोग नाराज होंगे, लेकिन मैं कहने से नहीं चूकूंगा। सर हम पढ़ लिख गए, अपने घरों में बनेनियां ला रहे हैं, होड़ लगी हुई है पंडिताइन बनेनियां लाने की। मेरे समाज की बहन बेटियां कहां जाएंगी? हम आपस में दलितों में विवाह संबंध क्यों नहीं है? 70 साल हो गए आजादी को, नकली बुद्धिस्ट बने हुए हैं, आपस में शादी ब्याह नहीं करते। बहन बेटियों का कोई रोटी बेटी का संबंध नहीं है। कर लो, ऐसे हॉल में आके बैठ लो, मेरी कविता सुन के चले जाओ, ताली पीट के, करना कुछ मत। क्यों भाई? खटीकनी से या भंगन से या चमारी से हम आपस में रिश्ते क्यों नहीं करते? हम ब्राह्मणियां लाने की होड़ में क्यों लगे हुए हैं? दूसरों पे दोष देते हैं हम, हाय ब्राह्मण ने मार डाला, ब्राह्मणवादियों ने हमें मार डाला।
कि डोरी लाल इसी बस्ती का, नाम था उसका डोरी लाल, वो पढ़ लिख करके डी लाल लिखने लगा, कि डोरी लाल इसी बस्ती का कोटे से अफसर बन बैठा, उसको इनकी कड़ी क्या पड़ी, अब वो दूजों में जा बैठा। बेटा पढ़ लिख कर शर्मा जी, बेटी बनी अवस्थी है, यह दलितों की बस्ती है। कि मैं भी लिखना सीख गया हूं गीत कहानी और कविता, मैं भी लिखना सीख गया हूं गीत कहानी और कविता, इनके दुख और दर्द की बातें मैं भी भला कहां लिखता, कैसे पाऊं ज्ञानपीठ में चिंता यही खटकती है, यह दलितों की बस्ती है। हमारे राइटरों का भी यही हाल है, हुक्का भर रहे हैं वामपंथियों का, चमचागिरी कर रहे हैं, पुरस्कार मिल जाए, पुरस्कार की लाइन में लगे हुए हैं, समाज की किसी को चिंता नहीं है। कि बेटा है बजरंगी बल में, बाप बना भगवाधारी, भैया हिंदू परिषद में है, बीजेपी में महतारी। नौ दुर्ग में इस बस्ती के घर घर ढोलक बस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। मैं तो पता नहीं कितने साल से रिपीट कर रहा हूं। कि इस बस्ती के घर घर में रोज महाभारत मचता, करवा चौथ पे बरती रहती, कैसी तू क्यों ना भरता। लात और घूसा चले रात दिन, रो रो उम्र गुजरती है, यह दलितों की बस्ती है। बहुत मन से निकली हुई, परेशान होकर लिखी हुई कविता है ये। जब हम कहीं जाते हैं, त्रिलोकपुर या खिचड़ीपुर की बात है, मैं एक अपने लोगों में ऐसी बाबा साहब की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार की बात कर रहा था। पिन ड्रॉप साइलेंट था जैसे अभी है। मेरी बात को लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैंने सोचा मेरी बातों का प्रभाव पड़ रहा है। एक आदमी उठा, कुर्ते की बाजू ऊपर करते हुए, और किसी चमार का दिखा है ये तो बाबा साहब की बात कर रहा है, किसी चमार का ला गए। अब उन महामूर को यही नहीं पता कि बाबा साहब चमार थे कौन थे। ये हाल है समाज का कि ब्याह बारात में बलि चढ़ाते, मुर्गा घेंटा और बकरा, बेटी का जब देख करे तो मांस पकाते देख भरा, जितने ज्यादा देख बनाए उसकी उतनी हस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। बहन बेटी का जब नेक कर रहे हैं तो दारू के साथ। हम लोग पढ़ लिख कर उनको नहीं समझाते, अरे ये नहीं समझने वाले यार, ये नहीं सुधरने वाले। कभी उनके बीच में जाके काम किया है? नहीं किया। मैंने नीली कमीज और सफ़ेद पैंट पहन ली, मैं अफसर बन गया, बस मुझे अपने से मतलब है। कभी उनके बीच में जाके काम किया हो, उन्हें समझाया हो कि भाई बाबा साहब कौन थे? नहीं। उनके बीच में जाने में घृणा आती है उन्हें। हम सल्लूकास कहलाएंगे। घर में ब्रह्मा विष्णु की तस्वीर लगाएंगे, बाबा साहब की नहीं लगाएंगे, क्योंकि आने वाला देखेगा अरे अच्छा बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है, सल्लूकास्ट होगा। ये बात सच है कि नहीं है? आप जैसे कितने हैं, बहुत अच्छी बात है। कि मठ मंदिर के फेर में इसकी है मति भंग, मठ मंदिर के फेर में इसकी है मति भंग, बाबा साहब को भूल कर बजा रहा मृदंग। कि बामन, आप तो मेरे अपने समाज के हैं तो तालियां पीट रहे हैं। जब बामन लोग या गैर दलित मेरी कविताएं सुनते हैं तो क्या हाल होता है उनका। कि बामन मुझको देखकर मारे विस्फुफकार, एकदम कि बामन मुझको देखकर मारे विस्फुफकार, मैं भी डटकर सामने रहा उसे ललकार। आजा बेटा, बहुत सताया तुमने। गप्पी साहित्य लिख लिख करके बहुत इतराए। अब दलित साहित्य सच्ची बात लिखता है तो पोल खोलता है, पोल खोलता है तो इनके सीने पे सांप लौटता है।
छठी शताब्दी के बाद दलित साहित्य में एकदम सन्नाटा है। ये तो बाबा साहब की कृपा से हम लोगों के हाथों में कलम आ गई, पढ़ लिख गए, अब इनकी पोल खोलने लगे तो उनको बेचैनी है। ऐसी बात भी नहीं है, मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ। हम लोग बहुत वीर पुरुष हैं, कर्मठ हैं। हमारे समाज में कबीर साहब हुए हैं, रविदास हुए हैं। पता नहीं कितने वर्ष पहले वो समता की बात कर गए, ऐसा चाहूँ राज में, जिसको ये आज बोल रहे हैं। हमारे पुरखे तो पता नहीं कितने 400-500 साल पहले, 600 साल पहले ये बात बोल गए कि इस देश के आला उदल हम, आज़ादी के तीर चलाए बनकर बिरसा मुंडा हम एकलव्य की संतान है, लक्ष्य भेदना हम जाने, बबरीक धुरंधर के आगे दुश्मन रहा छोड़ भागे, हम मान सम्मान के सर रक्षक, हम वीर देश के हैं रक्षक। ऐसी बात नहीं है कि दलितों की बस्ती आई। आज़ादी की लड़ाई में हमारे कितने वीर पुरुष हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कलम नहीं चलाई। जलियांवाला कांड के ये बड़े उससे बात करते हैं गरम जोशी के साथ। आपको पता है वहाँ 200 आदमी थे उस जलियांवाला बाग में, मात्र 200 आदमी, और उसमें 185 मरने वालों में 185 दलित थे। और उस सभा का नेतृत्व कौन कर रहा था? बुद्धराम चूड़ा और नथु धोबी। लेकिन इतिहास में उसका नाम नहीं है कहीं भी। क्यों कहेंगे ये, क्यों करेंगे ये? इनके हाथ में कलम थी। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, बड़े मनोयोग से सुना, मैं आप सबका आभारी हूँ। बात तो बहुत लंबी करना चाहता था, बहुत सारी कविताएं लेके आया जेब में रख करके, लेकिन मतलब की कविता मैंने सुना दी आपको। रोज सवेरे मंदिर जाता करता है मंगल उपवास, शनिदेव की करे अर्चना, बेटा इसका राम निवास, जय जगदीश हरे आंगन में, घर में इसके कीर्तन है, भीमराव का दलित नहीं है, यह गांधी का हरिजन है। कि लंबा मीटर तिलक बाहर पर हो तेरे की, इतना बड़ा तिलक लगाते हैं पंडित भी शर्मा जाता है इनके आगे। कि लंबा मीटर तिलक भाल पर, सुतली डोर गले डाले, हाथ कलावा बांधा फिरता, मटरू का पोता काले। इसके आगे शर्माता पंडित रामचरण है, भीमराव का दलित नहीं है, यह गांधी का हरिजन है। इसको तो कुछ पता नहीं है स्कूल कॉलेज क्या होता, देसी थैली डाल हलक में दिन भर गफलत में रहता। बच्चे इसके अनपढ़ रह गए, ज्ञान का खाली बर्तन है, भीमराव का दलित नहीं है, यह गांधी का हरिजन है। जो गांधी का हरिजन बना हुआ है उसकी हालत आज भी वही है कि अम्मा इसकी अमरनाथ में मर गई पत्थर के नीचे। बरम में दब का बाम बनाया मानसरोवर के पीछे, विष्णु देवी भैया खोया, आया इस पर दुर्जन है, भीमराव का दलित नहीं है, गांधी जी का हरिजन है। सच कि सच्ची बात बताता है इसको, उसी को आंख दिखाता है। भगवा रंग में शराबोरी है, गीत राम के गाता है। कोई समझाओ ना इसको, पागल है ये। दुनिया भगवान को मानती है, भगवान को गाली देता है। क्या करें? आपका बहुत बहुत आभार, बड़े मनोयोग से सुना। जय भीम, जय भारत। शुक्रिया सूरजपाल चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अब हम आपको एक और उभरते हुए शायर हैं, युवा हैं और हिंदी से ज़्यादा उर्दू में लोग उन्हें जानते हैं। उनकी शायरी के कायल ए.आर. रहमान भी हैं। हाल ही में यूट्यूब पर उनके कार्यक्रम को देखकर ए.आर. रहमान ने उन्हें चेन्नई में बुलाया था। हम आमंत्रित करते हैं बहुजन समाज के उभरते हुए शायर राजीव रियाज उर्फ राजीव प्रियदर्शी को। राजीव रियाज उर्फ राजीव प्रियदर्शी।
राजीव रियाज उर्फ राजीव प्रियदर्शी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जय भीम। साहिब सद्र से इजाज़त चाहता हूँ। दरअसल सदारत एक ऐसी शख्सियत के ज़ेर एहतमाम चल रही है जो एक ऐसी रोशन मीनार हैं जिन्हें देखकर हम सब अपने रास्तों का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें जाना कहाँ से। आली मर्तबत प्रोफेसर विवेक कुमार साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, आप सबकी इजाज़त से दो चार बातें भी कहना चाहता हूँ कि ये 5 का शुमारा इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। जब मैं 5वीं दर्जा में था तो हमारे मौलवी साहब एक किताब पढ़ रहे थे उर्दू में, तो मैंने कहा हज़रत क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने मेरे शहर प्रतापगढ़ के एक बहुत बड़े शायर जलील मानिकपुरी साहब के 4 मिसरे पढ़े कि कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें, इस शहरे बेचराग में जाएगी तू कहाँ, आए शबे फिराक तुझे घर ही ले चलें। दोस्तों, हम अपना मुस्तकबिल खुद चुनते हैं। आज हम जो हैं उसको हम कहीं न कहीं माजी में चुन चुके होते कि हमें यही होना है। हमने भी उन्हीं पत्थरों को चुन लिया। उन 4 मिसरों का नशा इस कदर तारी रहा जहन पर कि मैं शायर हो गया, और उन्हीं पत्थरों का इंतखाब मेरे अज़ीज़ दोस्त अशोक दास साहब ने भी किया। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई सरकारी नौकर हो सकते थे, किसी पहाड़ में जाके फ़ोटो खिंचवा सकते थे और किसी होटल में खाना खाते हुए फेसबुक पर डाल सकते थे, लेकिन उन्हें पत्थरों को चुना। और पत्थर जब अपने मकाम पर पहुँचता है तो वो खुदा हो जाता है। एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। तो जब मैं दुआ करता हूँ और इस उम्मीद भी करता हूँ कि इन पत्थरों को जिनको इन्होंने मुंतखब किया है, ये इसको एक मकाम तक ले जाएंगे। बहरहाल मैं शायरी की जानिब चलता हूँ। तो अभी 2 रोज़ पहले एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो सांसद भी हैं, उनको मैंने सुनाया था तो वो नाराज़ हो गए थे, बोले मेरे सामने ही पढ़ रहे हैं। तिहाड़ जेल में पढ़ा था, फिर से पढ़ता हूँ। सर इजाज़त चाहता हूँ कि शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूँ, शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूँ, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूँ। शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूँ, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूँ। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुरा कर तिहाड़ जेल में हूँ। बहुत शुक्रिया। आदाब। बहुत शुक्रिया। शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूँ, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूँ। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुरा कर तिहाड़ जेल में हूँ। चंद शेर और पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ कि इत्तेफाक भी अक्सर हमारे सर आए, ये इत्तेफाक भी अक्सर हमारे सर आए, शजर जो राह में आए वो बेसमर आए। शजर माने पेड़ होता है, समर माने फल होता है। ये इत्तेफाक भी अक्सर हमारे सर आए, शजर जो राह में आए वो बेसमर आए। हसद से घूरती अपनों की बस निगाहें थीं, हसद से घूरती अपनों की बस निगाहें थीं, इसीलिए तो बुलंदी से हम उतर आए। दयारे कल्ब से उसके निकल रहा हूँ मैं। अदबी शायरी है, आपको शायद उतना मज़ा ना आए, इसके बाद आप वाली शायरी पढ़ूँगा कि दयारे कल्ब से उसके निकल रहा हूँ मैं, उसके दिल से निकल रहा हूँ मैं। दयारे कल्ब से उसके निकल रहा हूँ मैं, लगे है संग के पैकर में ढल रहा हूँ मैं। मेरे ही खून से शादाब ये ज़मीं होगी। सर की नज़र करता हूँ ये शेर कि मेरे ही
खून से शादाब ये ज़मी होगी, पहाड़ बर्फ़ का हूँ और पिघल रहा हूँ मैं। मेरे ही खून से शादाब ये ज़मी होगी, पहाड़ बर्फ़ का हूँ और पिघल रहा हूँ मैं। निकल ही आऊँगा एक रोज़ शम्स की मानिंद। ये अपनी सियासी रहनुमा की नज़र करता हूँ कि निकल ही आऊँगा एक रोज़ शम्स, शम्स माने सूरज होता है, फारसी में शम्स कहते हैं सूरज को। निकल ही आऊँगा एक रोज़ शम्स की मानिंद, समझ रहा है ज़माना कि ढल रहा हूँ मैं। आप लोग समझ नहीं पाए। निकल ही आऊँगा एक रोज़ शम्स की मानिंद, समझ रहा है ज़माना कि ढल रहा हूँ मैं। सूरज ढलता भी है और फिर से निकलता है, इसका ये था। बहरहाल कांशीराम जी पे एक नज़्म, जी आपके मतलब पे आ गया हज़रत। दरअसल सर का ही हुक्म था कि हमारी कौम में अदब का ज़ौक़ नहीं है, साहित्य का ज़ौक़ नहीं है, तो उसमें कुछ इजाफ़ा किया जाए। तो ये जानबूझकर हमने ये कोशिश की, आप लोग थोड़ा, बहुत शुक्रिया आप सब। एक मतले से आगाज़ करता हूँ कि जो बदनुमा है नज़र में कहीं हसीन ना हो, जो बदनुमा है नज़र में कहीं हसीन ना हो, हमें करीब से देखे जो दूरबीन ना हो। दूरबीन का मतलब होता है जिसकी नज़र दूर तक है, दूरबीन वो आँख में लगाने वाले को भी कहते हैं, लेकिन दूरबीन जो दूर तक देख सकता है। जो बदनुमा है नज़र में कहीं हसीन ना हो, हमें करीब से देखे जो दूरबीन ना हो। अछूत होता है इंसान आपके जैसा, ज़रा सा देख लो छूकर अगर यकीन ना हो। आदाब, बहुत शुक्रिया। जो बदनुमा है नज़र में कहीं हसीन ना हो, हमें करीब से देखे जो दूरबीन ना हो। अछूत होता है इंसान आपके जैसा, ज़रा सा देख लो छूकर अगर यकीन ना हो। तुम अपनी ज़ात को ऊंचा करार देते हो, तुम अपनी ज़ात को ऊंचा करार देते हो, खुदा की कारीगरी को नकार देते हो। तुम अपनी ज़ात को ऊंचा करार देते हो, खुदा की कारीगरी को नकार देते हो। कभी बुतों को झुकाते हो सर अक़ीदत में, कभी बुतों को झुकाते हो सर अक़ीदत में, और आदमी का कभी सर उतार देते हो। बहुत शुक्रिया। तुम अपनी ज़ात को ऊंचा करार देते हो, खुदा की कारीगरी को नकार देते हो। कभी बुतों को झुकाते हो सर अक़ीदत में, और आदमी का कभी सर उतार देते हो। कांशीराम साहब पे आता हूँ। एक बहुत हल्की फुल्की गज़ल, मुसलसल गज़ल इसको कहा जाता है। जब एक मौजू पर कहा जाता है तो उसको मुसलसल गज़ल कहा जाता है। 2-3 शेर उसके पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। कि तेरे मुस्तक़बिल न बदलेंगे कभी पूजा भजन, आपके मतलब कि तेरे मुस्तक़बिल न बदलेंगे कभी पूजा भजन, देख ले कुछ और दिन तू पूज के राम और लखन। तेरे मुस्तक़बिल न बदलेंगे कभी पूजा भजन, देख ले कुछ और दिन तू पूज कर राम और लखन। अब बिना तालीम के मिलता नहीं कोई मकाम, अब बिना तालीम के मिलता नहीं कोई मकाम, चाहे जितना नष्ट कर दो तेल घी करके हवन। अब बिना तालीम के मिलता नहीं कोई मकाम, अब बिना तालीम के मिलता नहीं कोई मकाम, चाहे जितना नष्ट कर दो तेल घी करके हवन। और हिंदुओं के बीच में तो नीच ही कहलाओगे, हिंदुओं के बीच में तो नीच ही कहलाओगे, चाहे जितना ज़ोर से गाते रहो शूद्रों भजन। हिंदुओं के बीच में तो नीच ही कहलाओगे, चाहे जितना ज़ोर से गाते रहो शूद्रों भजन। बरहमन बन जाओगे तुम तो जनेऊ डालकर, बरहमन बन जाओगे। दरअसल ब्राह्मण को जब उर्दू ने इख्तियार किया, उर्दू 18 भाषाओं की मुरक्कब ज़बान है, तमाम ज़बानों की मीठे अल्फाज उठाकर उर्दू बनी है, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण के रूप में इख्तियार किया है, उस शक्ल में इख्तियार किया है, तो उसमें ब्राह्मण ही बांधते हैं उर्दू वाले। हम ये सब नहीं। चलिए अगली गज़ल पे आते हैं। हम लगता है गलत दिशा में जा रहे थे। चलिए बहरहाल, मुरझाए चेहरों के भीतर इज़्तिराब एक जारी है। मुझे बड़ी अजीज़ है ये गज़ल। मुरझाए चेहरों के भीतर इज़्तिराब एक जारी है, खाक हुए अरमानों में भी ज़िंदा एक चिंगारी है। मुरझाए चेहरों के भीतर इज़्तिराब एक जारी है, खाक हुए अरमानों में भी ज़िंदा एक चिंगारी है। तू है तो हम भी ज़िंदा हैं,
तुझसे है हर सांस मेरी, तेरे बदले हम मर जाएं, तुझ में जान हमारी है। बहुत शुक्रिया। तू है तो हम भी जिंदा हैं, तुझसे है हर सांस मेरी, तेरे बदले हम मर जाएं, तुझ में जान हमारी है। एक दलित की हालत समझें, ऐसे हैं दिलदार कहाँ। हज़रत यहाँ तशरीफ़ फरमा है और मलेश जी, मैं इनकी नज़र करता हूँ। एक दलित की हालत समझें, ऐसे हैं दिलदार कहाँ, किससे दिल का हाल बताएं, दुश्मन दुनिया सारी है। एक दलित की हालत समझें, ऐसे हैं दिलदार कहाँ, किससे दिल का हाल बताएं, दुश्मन दुनिया सारी है। ज़ात के दम पर हाकिम बन लो, जब तक है बहुजन सोया। हाकिम मतलब शासक। ज़ात के दम पर हाकिम बन लो, जब तक है बहुजन सोया, जाग गया तो बच न सकोगे, ये तलवार दुधारी है। बहुत शुक्रिया। ज़ात के दम पर बन लो हाकिम, जब तक है बहुजन सोया, जाग गया तो बच न सकोगे, ये तलवार दुधारी है। जो नीचा है, अब अपनी कौम को आईना दिखा रहा हूँ कि जो नीचा है उसने नीचा अपने से एक ढूंढ लिया। जो नीचा है उसने नीचा अपने से एक ढूंढ लिया, थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा सब में ये बीमारी है। आपको बहुत देर से पहुंच रहा है आप तक ये मेरी बात। ट्यूबलाइट एक पिक्चर रिलीज हो रही है। जी, जो नीचा है उसने नीचा अपने से एक ढूंढ लिया, थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा सबको ये बीमारी है। और सारे ऊंची ज़ात बनो, ऐसी ऊंचाई का क्या काम, सारे ऊंची ज़ात बनो। मैं जानता हूँ, जब मैं बहुत पहले भी मैं स्कूल में गया तो नाम लिखाया गया राजीव, तो पिताजी ने राजीव लिखवाया नाम, तो मास्टर साहब ने अपने आप नाम के आगे कोरी लिख दिया। शायद वो तरस खा गए कि ये चमार है तो इसके आगे कोरी लिख दिया जाए तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और देखते देखते कोरी एक बिरादरी बन गई। हमसे पहले से ये सिलसिला जारी था, बहुत कोरी। आज एक राष्ट्रपति डिक्लेयर हुए तो उनको कह रहा है ये कोली हैं। दैनिक जागरण लिख रहा है कि ये कोली है जो दलितों में लानत है ऐसे पत्रकारों पर जो इस तरह की बातें अफवाह फैला रहे हैं और कौम को बांटने का काम करते हैं। दैनिक जागरण ने लिखा कि दलितों में इसकी तादाद 3-3.5% ऐसे कुछ है, बाकायदा उसमें ये लिखा। मेरे चाचा वगैरह आज भी कोरी लिखते हैं। समाज हमारा जो है कोरी से गौतम पे आ गया है, कुछ लोग छूट गए हैं। बहरहाल जो नीचा है उसने नीचा अपने से एक ढूंढ लिया, थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा सबको ये बीमारी है। और सारे ऊंची ज़ात बनो, ऐसी ऊंचाई का क्या काम, जो सबसे नीची रह जाए समझो कौम हमारी है। बहुत शुक्रिया। सारे ऊंची ज़ात बनो, ऐसी ऊंचाई का क्या काम, जो सबसे नीची रह जाए समझो कौम हमारी है। और मैं अपने हीरो के नाम एक गज़ल पढ़ के अपनी जगह लूँगा। दोस्तों, आपने मुझे बहुत बर्दाश्त किया। जब वो इंतकाल हुआ था उनका, उसी दौरान ये गज़ल हुई थी कि ये कांशी राम गए आप क्या ज़माने से, कांशी राम गए आप क्या ज़माने से, तमाम लोग रह गए हुकूक पाने से। नहीं समझ पाए? जो हक होता है, हक माने अधिकार, और उसका फुल फॉर्म क्या कहते हैं, बहुवचन होता है हुकूक। कांशी राम गए आप क्या ज़माने से, तमाम लोग रह गए हुकूक पाने से, हज़ारों साल ज़माना न भूल पाएगा, हज़ारों साल ज़माना न भूल पाएगा, तू मिट न पाएगा इस कौम के फसाने से। बहुत शुक्रिया, आदाब। कांशी राम गए आप क्या ज़माने से, ज़माना तमाम लोग रह गए हुकूक पाने से, हज़ारों साल ज़माना न भूल पाएगा, तू मिट न पाएगा इस कौम के फसाने से। हर एक सिमत यहाँ तिरगी सी फैली है, अंधेरा, हर एक सिमत यहाँ तिरगी सी फैली है, ये कौन शख्स है जो उठ गया ज़माने से। हर एक सिमत यहाँ तिरगी सी फैली है, ये कौन शख्स है जो उठ गया ज़माने से। वो एक मशाल जो तूने जला के छोड़ी है, वो एक मशाल जो तूने जला के छोड़ी है, न बुझ सकेगी वो तूफ़ान के बुझाने से। बहुत शुक्रिया, आप तक पहुंच गई।
वो एक मशाल जो तुमने जला के छोड़ी है, न बुझ सकेगी ये तूफ़ान के बुझाने से। तमाम उम्र निगहबान आप थे जिनके, निगहबान मतलब उनकी क्या कहते हैं, नज़र रखने वाले, जो हिफाजत करने के लिए, पहरेदार। तमाम उम्र निगहबान आप थे जिनके, बचेंगे लोग वो कैसे फरेब खाने से। तमाम उम्र निगहबान आप थे जिनके, बचेंगे लोग वो कैसे फरेब खाने से। दोस्तों, सिर्फ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। मैं प्रतापगढ़ में था और बहुत शुक्रिया आपका। और कोई रिजर्वेशन नहीं है, मुझे जाना है बराह रास्त यहाँ से स्टेशन। और प्रतापगढ़ के एक बहुत बड़े शायर थे कैसरुल जाफरी। मैं चाहता हूँ प्रतापगढ़ मेरे शहर को भी फ़रोग़ मिले। उनकी गज़लें और नज़में आप सब जानते हैं, उनका नाम नहीं जानते थे। उन्होंने कहा है, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। उन्हीं का एक मतलब और एक शेर पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ। मेरे बुज़ुर्ग शायर, एक बार उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बोला तुम शायरी का मुस्तकबिल हो। बम्बई में मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा है कि कुछ यादगारे शहर सितमगर ही ले चलें। नहीं, ये तो जलील मानीपुरी साहब का है। चलिए, बहरहाल ज़हन से निकल गया। खुदा हाफिज़, जय भीम। शुक्रिया राजीव प्रियदर्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़ोरदार तालियों से राजीव प्रियदर्शी का स्वागत करें आप लोग। अब हम कार्यक्रम के लगभग आखिरी पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। अध्यक्षीय भाषण हो उसके पहले हमारे वो तमाम लोग, लेखक, कवि, हमारे वितरक, उन सब का स्वागत